हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नई सीरीज ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स। इसमें हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटेड सभी चैप्टर जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज होगी आपके अपकमिंग एग्जाम जो NPCIL का है, उसके साथ साथ बार का एग्ज़ाम, SDSC इसरो का एग्ज़ाम, जो भी आपके अपकमिंग टेक्निकल एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में, सुरक्षा सावधानियां, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाता है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर से, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक्सीडेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक, सबसे पहले एक्सीडेंट क्या होती है? तो एक्सीडेंट आप सभी को पता है, इसे हिंदी में कहते हैं दुर्घटना। ये एक अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल, अनकंट्रोल्ड इवेंट होती है। इन्हीं तीन शब्दों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज, ये एक दुर्घटना होती है। अनप्लान्ड मतलब अनियोजित होती है, अनडिजायरेबल अवांछित होती है, अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित होती है। इसके साथ एक चौथा ऑप्शन वहां पर दिया जाता है। ठीक, तो आपको चूज करना होता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही, तो वहां पर चौथा वाला 30 दे दिया जाता है। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को आपको ध्यान में रखना है। एक्सीडेंट क्या है? अनप्लान्ड है, पहले से इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि दुर्घटना कब होगी। अनडिजायरेबल है, कोई इच्छा नहीं करता है, कोई नहीं चाहता कि कभी किसी भी जगह पर दुर्घटना हो, तो अवांछनीय है। अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित होती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती जो दुर्घटना होती है, आपके चाहने ना चाहने से दुर्घटना नहीं होती। तो इन तीन टर्मिनोलॉजीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो एक सर्वे है उसके अनुसार अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में अगर भारत की बात की जाए तो इसका थर्ड प्लेस है वर्ल्ड में। ठीक, अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो जो दुर्घटना है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है। ठीक, इन एवरी 100 एक्सीडेंट 31 पीपल गोज टू डाई। ठीक, अगर मान लीजिए भारत में 100 दुर्घटना होती है तो उसमें से 31 पीपल डाइड हो जाते हैं, 31 लोग उसमें से मर जाते हैं। क्या है? सर्वे है। तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो सेफ एक्सीडेंट के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेफ्टी, सुरक्षा से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक, सुरक्षा मतलब क्या है? प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचने का जो उपाय होता है उसी को क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सीडेंट, सुरक्षा क्या है? दुर्घटना से बचने का तरीका या दुर्घटना से बचने का उपाय है। आप लोगों ने सबसे फर्स्ट चैप्टर में अपने ITI में पढ़ा होगा कि दुर्घटना से जो बचने के उपाय होते हैं, सुरक्षा सावधानियां होती। बेसिकली तीन प्रकार की सुरक्षा सावधानियां प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहली होती है सेल्फ सेफ्टी, स्वयं से रिलेटेड सुरक्षा। दूसरा जनरल सेफ्टी मीन्स जो वर्कशॉप से रिलेटेड सुरक्षा होती है। मशीन सेफ्टी, जो मशीनें हम प्रयोग करते हैं उससे रिलेटेड सुरक्षा। तो इसके हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ये आप बुक से पढ़ सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है PPE स्टैंड फॉर, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे यंत्र जो आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके स्वयं की सुरक्षा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाते हैं। ठीक, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो PPE किट जहां भी आप काम करते हैं वहां जो उसके मालिक होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उनको PPE किट प्रोवाइड करना होता है। PPE किट में कई सारे आते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, तो हेलमेट क्या है? आपके सिर की सुरक्षा के लिए है। सेफ्टी फुटवेयर, पैरों की सुरक्षा के लिए। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जब आप श्वास वगैरह कहीं ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पर श्वास की संभावना मीन्स वहाँ पर श्वास से कोई दुर्घटना हो सकती, तो उससे बचने के लिए रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे इन दिनों कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप लोग मास्क वगैरह लगा के जाते हैं, सेम आपका ऐसे ही होता है, फिल्टर करता है एयर को।
आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा के लिए। आइस एंड फेस प्रोटेक्शन, आंख की सुरक्षा के लिए, चेहरे की सुरक्षा के लिए जो आप फेस शील्ड प्रयोग करते हैं, गॉगल्स प्रयोग करते हैं, वो सब किस में आती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग क्लॉथ एंड ओवरऑल, शरीर की सुरक्षा के लिए आप ओवरऑल पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं, तो ये सभी किस में आती है? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 6 के अंतर्गत आती है। ईयर प्रोटेक्शन, कानों की सुरक्षा के लिए, कहीं आप ध्वनि वाले स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, नॉइस है, तो वहाँ पर ईयर प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सेफ्टी बेल्ट, जब आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे होते तो उस समय सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सी पीपी किट किसके अंतर्गत आती है। जैसे हेलमेट पूछा जाए तो पीपी फर्स्ट के अंतर्गत, सेफ्टी फॉरवर्ड पीपी 2 के अंतर्गत। तो ये सारा आप वीडियो को रोक के बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है फायर से। फायर हिंदी में कहते हैं इसे आग। कई बार यहाँ पर आपको ऐसे एक ट्रेंगल बना के दे दिया जाता है एग्जाम में, ठीक, और यहाँ पर पूछ लिया जाता है जो आग है किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक, जो फायर है वो किसका कॉम्बिनेशन है। कई बार आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब यहाँ 3 है, एक में होता है फ्यूल, एक में होता है हीट, एक में होता है ऑक्सीजन। तो फायर आग किसके मिश्रण से बनती है? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिश्रण से क्या बनती है? आग बनती है। फ्यूल इज ए कॉम्बिनेशन, सॉरी, फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ईंधन चाहिए आग जलने के लिए, उसके साथ साथ ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा के साथ साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल जाती है? वायुमंडल से मिल जाती है, सभी जगह उपस्थित होती है। हीट किसी भी सोर्स के द्वारा दी जा सकती है। अब यहाँ पर जो बदलता है वो बदलता क्या है? फ्यूल बदलता है। फ्यूल ईंधन के बदलने के अनुसार ही हम क्या करते हैं? फायर को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो चेंज क्या होता है? फ्यूल होता है, बाकी हीट और ऑक्सीजन आपका सभी फायर में कांस्टेंट रहता है। अब इसी के अनुसार हम कैटेगरी वाइज फायर को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, पूछा जाता है स्टार्विंग। स्टार्विंग क्या होता है? तो जब कभी भी आग जल रही हो तो आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना है? तो आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से किसी एक चीज को हटाना होता है। या तो आप फ्यूल की सप्लाई रोक दो, ईंधन को वहां से हटा दो, या हीट की सप्लाई रोक दो, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो। इन तीनों को वहां से आपको हटाना हो, तो तीनों को हटाने का अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जो यहाँ पर आपके हीट एक्सचेंज या जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं, इन तीनों को हटाने का काम करते हैं। तो अगर किसी आग से फ्यूल को रिमूव कर रहे हैं, ईंधन को हटा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्टार्विंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब फ्यूल, जो ईंधन जल रहा है उसको वहां से हटाना। नेक्स्ट, स्टॉप ईयर O2, जो ऑक्सीजन मिल रही हवा आ रही है आग के पास, अगर उसको हम किसी भी कारक का प्रयोग करके हटाते हैं, जैसे जब आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं तो क्या कहता है? उसके चारों तरफ एक वायुमंडल का आवरण बना लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो भी एक आवरण बना लेती है आग के चारों तरफ, और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, तो उस कंडीशन में आग बुझ जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्मूथरिंग कहते हैं। अगर आप एयर की सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक रहे हैं या आग से हटा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्मूथरिंग के नाम से जाना जाता है। और जो नेक्स्ट आता है लास्ट वन, कंट्रोलिंग ऑफ हीट, जो ऊष्मा है, ताप पर आप अगर नियंत्रित कर रहे हैं, ऊष्मा को हटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पानी डाल दिया, कोई गर्म पदार्थ आग जल, उसमें आपने पानी डाल दिया, तो पानी डालने से क्या होगा? वहां पर उसका ताप कम हो जाएगा, ठीक, डिक्रीज हो जाएगा हीट। तो उसको क्या कहा जाता है? कूलिंग के नाम से जाना जाता है। स्टार्विंग, रिमूव फ्यूल, स्मूथरिंग, स्टॉप ईयर, ऑक्सीजन, कूलिंग मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ हीट, लाइक वाटर का प्रयोग करके आप वहां ताप को डिक्रीज कर सकते हैं। आजकल जो पेपर का लेवल है काफी ज्यादा मॉडरेट होता जा रहा है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ 50 में से 50 लाने पर एनपीसीआईएल वगैरह में सिलेक्शन की संभावना होती है। अगर आप 47 से नीचे जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कह लीजिए नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मीन्स तैयार रहना है एग्जाम के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, जो छोटी से छोटी बारीक चीज़ें हैं, ठीक। चलिए, अब हमने जैसा कि ऊपर डिस्कस किया था कि फ्यूल के अनुसार क्या करते हैं, हम इसको कई सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो फायर होती है, सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर आती है, वो आती है क्लास ए। क्लास ए के अंतर्गत कौन कौन सा रखा जाता है? इसमें बेसिकली सॉलिड मटेरियल होते हैं, जैसे
वुड, कोल, क्लॉथ, सॉलिड मटेरियल जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कपड़े हो गए, इससे रिलेटेड जो आग लगती है, इसमें जो आग लगती है उसको क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेसिकली पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, रेत का प्रयोग कर सकते हैं, बालू का, या फिर एक्सटिंग्यूशर में पूछा जाए तो सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वैसे जो क्लास ए की फायर होती है मैक्सिमम कंडीशन में रेत और वाटर का प्रयोग किया जाता है, सैंड और वाटर। अगर ये दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, एक्सटिंग्यूशर दे रहा है, तो वहाँ पर आप सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर की तरफ जा सकते हैं। ठीक, जो नेक्स्ट क्लास की फायर होती है वो है क्लास बी की फायर। क्लास बी में कौन कौन सी रखी जाती है? तो इसमें ऑयल जो तैलीय पदार्थ होते हैं या फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, ज्वलनशील तरल होते हैं, ठीक, या फिर कह लीजिए लिक्विफाइड सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉलिड जो तरल अवस्था में होते हैं, पारा मरकरी हो गया। ठीक, तो ये जो सारी आग, इनमें जो आग लगती है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। इसको बुझाने के लिए आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, इस तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान में आपको रखना क्या है, जब भी क्लास बी की फायर हो, तैलीय पदार्थों की आग हो, तो वहाँ पर आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। नेवर यूज वाटर, डोंट यूज वाटर इन एनी कंडीशन। वहाँ पर आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। तेल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें जो आग लग जाती है, इनको कभी बुझाने के लिए आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पानी वहाँ पर पानी पाकर वो और जलने लगते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की जो फायर है क्लास सी है। सी में गैस या फिर लिक्विफाइड गैस की आती है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, जो भी गैसें हैं, गैस में जो आग लगती है उसको बेसिकली क्लास सी के कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे आपका इलेक्ट्रिक फायर, जो कि क्लास डी के अंतर्गत रखी जाती है, या कह लीजिए जो मेटल की फायर होती है। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन, अगर आप प्रेजेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे फायर का तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको आप मत देखिएगा। जो आपका ये बेसिक फंडा क्लासिफिकेशन वाला, इसी से आप याद कीजिएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक और मेटल की आग किसके अंतर्गत आती है? क्लास डी के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, और एक स्पेशल टाइप का आता है इलेक्ट्रिक और मेटल के लिए, जिसे कहा जाता है CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर हेलन एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक या फिर मेटल की आग को बुझाने के लिए। यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है? क्लास डी की फायर में आपको कभी भी फोम, मतलब जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, या फिर वाटर का प्रयोग नहीं करना है। कभी भी आपको प्लास्टिक की फायर में पानी का प्रयोग नहीं करना है, या फिर जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर जिसका आप क्लास बी के लिए प्रयोग कर रहे थे उसको यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। तो अब जो आपके एडवांस लेवल के एग्जाम आते हैं, यहाँ पर ये न पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि क्लास डी की आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग नहीं करेंगे? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं फायर का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें पूछ ली जाती हैं एक्सटिंग्विशर से, उसको देख लेते हैं। जैसे जो CTC एक्सटिंग्विशर है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC का फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसी को कहा जाता है हेलेन एक्सटिंग्विशर। पूछा जाता है एग्जाम में इसमें क्या भरा होता है, किसका मिश्रण होता है? तो ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस BCF ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक, इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो क्लास डी के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर से पूछा जाता है। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर में बेसिकली दो कंटेनर होते हैं, एक आउटसाइड कंटेनर, एक इनसाइड कंटेनर। जो आउटसाइड कंटेनर होता है उसमें NaHCO3 भरा होता है, जो इनसाइड कंटेनर होता है उसमें Al2SO4 का होल थ्राइस भरा होता है। इसको प्रयोग करते समय क्या करते हैं? हम प्रयोग करते समय इस सिलेंडर को उल्टा करके पटक देते हैं, तो जो इनर कंटेनर होता है कांच की बोतल होती है जिसमें ये एल्युमिनियम सल्फेट
Al2SO4 होल थ्राइस भरा होता है, तो Cc टूटने से क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है और वहां पर क्या बनाता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जहां पर आग जल रही होती है इसके चारों तरफ आके क्या करती है, एक आवरण बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे यहाँ पर जो गैस, जो यहाँ पर एयर आ रही थी, हवा आ रही थी, आग को हवा नहीं मिल पाती है और आग क्या होती है, बुझ जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें एक ब्राउन कलर का हाथ बना होता है, हैंड बना होता है। बेसिकली उसका साइज क्या होता है, तो 100 mm का साइज होता है। कौन सा कलर, ब्राउन कलर का, यहाँ पर भूरे रंग का हाथ बना होता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर पर, ये उसकी पहचान के लिए होता है। नेक्स्ट, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए आप ध्यान रखेंगे उस पर येलो हैंड, पीले कलर का एक हाथ बना होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को पहचान सकते हैं। इन हैंड का साइज क्या होगा, तो बेसिकली 100 mm इसका साइज होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सटिंग्विशर किससे बनाए जाते हैं, तो एक्सटिंग्विशर किससे बने होते हैं, ब्रास, जिसे हिंदी में कहते हैं पीतल, इसके कंटेनर से बेसिकली एसिड एक्सटिंग्विशर बनाए जाते हैं, किसे, ब्रास या हिंदी में कह लीजिए पीतल। नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है सेफ्टी साइन से। ठीक, किससे पूछा जाता है, तो सेफ्टी साइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुरक्षा संकेत होते हैं, तो बेसिकली इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सुरक्षा संकेत को पहला हो गया निषेधात्मक, प्रोहिबिशन, दूसरा मैंडेटरी, अनिवार्य, तीसरा वार्निंग, चेतावनी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल या सूचनात्मक। वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका शेप कैसा होता है, इसके बॉर्डर का कलर कैसा होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, इस पर कौन से कलर का निशान बना होता है, ये 4 चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो प्रोहिबिशन को हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। अब इसमें जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर कैसा होता है, ये बॉर्डर रेड कलर का होगा। इसमें एक क्रॉस बार बनी होती है, क्रॉस बार भी कैसी होती है, रेड कलर होती है। जैसे यहाँ पर आप साइन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो ये आपका गोलाकार है बॉर्डर है, ये कैसा है, रेड कलर का है। जो क्रॉस बनाई गई है, ये क्रॉस किससे बनाई गई है, तो अभी रेड कलर से बनाई गई है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, तो यहाँ पर जो इसका ये बैकग्राउंड होता है कैसा होता है, व्हाइट सफेद रंग का होता है। और इस पे जो कुछ भी यहाँ पर साइन वगैरह बने होते हैं, किससे बने होते हैं, ये ब्लैक रंग, काले निशान से बने होते हैं। तो जो निषेधात्मक चिन्ह होता है, आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। बॉर्डर कैसा होगा, तो लाल रंग का बॉर्डर होगा और लाल रंग की क्रॉस बार होगी। बैकग्राउंड, जो इसकी पृष्ठभूमि होगी, सफेद रंग की होगी और सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग का यहाँ पर निशान बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर बनाया गया है कि स्मोकिंग, धूम्रपान करना मना है, तो आकार गोलाकार है, क्रॉस बार कैसी है, लाल है, बॉर्डर भी लाल है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट है, और जो ये सिगरेट बना है कैसा बना है, काले रंग का बना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट चिन्ह की तरफ। नेक्स्ट है मैंडेटरी, अनिवार्य संकेत। अब यहाँ पर जो निषेधात्मक होते हैं, ये क्या संकेत करते हैं कि ये काम करना आपको मना है, जैसे सिगरेट पीना मना है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये किसकी तरफ संकेत करते हैं कि ये काम आपको नहीं करना है, ना करने की सलाह दी जाती है। जो मैंडेटरी है, ये संकेत करते हैं अनिवार्य है, ये काम आपको करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। जो मैंडेटरी अनिवार्य संकेत है, इसका भी कलर, इसका भी कैसा होता है, शेप, तो ये भी सर्कुलर होता है, गोलाकार आकार में पाया जाता है। इसमें क्रॉस बार या फिर बॉर्डर का कलर डिफाइन नहीं होता है। सिंपली यहाँ पर इसका बैकग्राउंड पूछा जाता है, तो इसका जो बैकग्राउंड है ये ब्लू, नीले रंग का बैकग्राउंड होता है। इस नीले रंग के बैकग्राउंड पर जो भी आपके चिन्ह बने होते हैं, ये सफेद रंग के, व्हाइट रंग के चिन्ह बने होते हैं। जैसे जब आप वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है हैंड ग्लव पहनना अनिवार्य है। जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मतलब कोई रेसिप्रोकेटिंग लीनियर, वहां पर लिखा होता है मशीनों पर गार्ड का प्रयोग करना है। बहुत सारे जो वहां पर आपको सुरक्षा संकेत दिए जाते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं, अनिवार्य संकेत मैंडेटरी के रूप में दिए जाते हैं, जिसका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा, पृष्ठभूमि होगी नीले, और नीले पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चिन्ह बना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर चिन्ह जो है चेतावनी चिन्ह है, वार्निंग साइन। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार ट्रेंगुलर, त्रिभुजाकार आकार होता है चेतावनी चिन्ह का। इस पर बॉर्डर कैसा होगा, तो इसका जो ये बॉर्डर होगा ट्रेंगुलर, जो त्रिभुज का निशान होगा,
ये ब्लैक रंग का होगा, काले रंग का होगा। इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कैसा होगा, येलो रंग का होगा। और येलो बैकग्राउंड पर जो यहाँ पर सिंबल बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, ब्लैक रंग के काले रंग के सिंबल यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, ठीक, लेजर बीम का खतरा है, रेडिएशन का खतरा है। तो ये सभी किससे बनाए जाते हैं, ये सभी चेतावनी चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये आपको चेतावनी देते हैं। शेप कैसा होगा, ट्रेंगुलर शेप होगा। बैकग्राउंड इसका कैसा होगा, तो इसका बैकग्राउंड येलो होगा। बॉर्डर कैसा होगा, ब्लैक रंग का बॉर्डर होगा। इस पर चिन्ह कौन से रंग के बने होंगे, तो ब्लैक रंग के चिन्ह बने होते हैं। ध्यान क्या रखना है, पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग का चिन्ह, तो कौन सा है आपका, ये वार्निंग है। सिंपल सा ट्रेंगुलर शेप होगा। नेक्स्ट जो लास्ट है ये सूचनात्मक इंफॉर्मेशनल आता है। इसका शेप कैसा होता है, तो ये स्क्वायर वर्गाकार हो सकता है या फिर ऑब्लॉन्ग दीर्घ वृत्ताकार शेप में पाया जाता है। इसमें बेसिकली बात की जाए तो इसमें कोई बॉर्डर का कलर नहीं होता है। बैकग्राउंड पूछा जाता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, हरे रंग का बैकग्राउंड होता है। और इस हरे रंग के बैकग्राउंड पे जो भी यहाँ पर निशान वगैरह बनाए जाते हैं, सभी किससे बनाए जाते हैं, तो ये व्हाइट रंग के निशान इस पर बने होते हैं। जैसे आपने लिखा होगा, यहाँ देखा होगा, यहाँ पर डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध है, मेडिकल सर्विस अवेलेबल। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो साइन बना होता है, या फिर रोडों पर जो साइन बना होता है डायरेक्शन को बताने के लिए, यहाँ से इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है, ये इतनी दूर है, तो सभी किससे होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। बेसिकली स्क्वायर शेप में रहेंगे। बैकग्राउंड उसका ग्रीन हरे रंग का होगा, जो भी चिन्ह बना होगा वो सफेद रंग का चिन्ह उस पर बना होता है। तो ये सेफ्टी का जो सेफ्टी साइन का टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको एक बार रिवाइज करिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इजिली आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फर्स्ट एड से रिलेटेड। फर्स्ट एड का मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा। कहीं भी जब एक्सीडेंट होता है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ अगल बगल में अस्पताल हो, या जरूरी नहीं है कि तुरंत ऑन द स्पॉट डॉक्टर पहुंच जाए। तो फर्स्ट एड की परिभाषा क्या होती है प्राथमिक चिकित्सा की, कि दुर्घटना होने के बाद जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले या रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले वहां पर उसको जो भी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती, वही क्या होती है, फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, आखिर हम क्यों प्राण किसी भी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तो सबसे पहला उसकी लाइफ को बचाना, प्रिजर्व लाइफ, उसके जीवन को बचाना होता है हमें। अगर हम प्राथमिक चिकित्सा ना दें तो हो सकता है अगर वहां पर कोई एक्सीडेंट सेवियर हो तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ठीक, मान लीजिए उसका क्या हो गया, सर्कुलेशन रुक गया, उसका सीपीआर मतलब उसकी नब्ज नहीं चल रही है, श्वास रुक गई है, अगर उसको हम सीपीआर नहीं देंगे तो ऑन द स्पॉट क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। दूसरा, प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे आने वाले नुकसान से बचाना होता है। जैसे मान लो किसी का कोई अंग कट गया है, वहां पर रक्तस्राव हो रहा है, अगर हम रक्तस्राव को नहीं रोकते हैं तो जब तक डॉक्टर आएगा या हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक उसका बहुत सारा रक्त निकल चुका होगा, बह चुका होगा, तो खून की कमी से भी क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट, प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी वहां पर जो उसका हेल्थ में सुधार होता है उसको हम प्रमोट करते हैं। अगर उसको हम प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं तो व्यक्ति के हेल्थ में भी क्या होती है, रिकवरी होती है। सबसे पहला उसके हेल्थ, पहले उसको फर्दर हार्म, कोई नुकसान और ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरा, उसकी रिकवरी हम करते हैं, रिकवरी को प्रमोट करते हैं जिससे उसका जीवन बचाया जा सकता है। तो ये होती है प्राथमिक चिकित्सा। अब इसमें आपको सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सक को 3 चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाता है ABC स्टैंड फॉर, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है ABC का मतलब क्या होता है। ABC स्टैंड फॉर, तो ए का मतलब होता है एयरवे, वायु मार्ग। जब भी घायल व्यक्ति कोई हो, किसी की दुर्घटना हो जाए तो जो भी वहां पर फर्स्ट एड दे रहा हो, जो भी प्राथमिक चिकित्सक हो, उसे सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट क्लीन एयरवे, जो उसकी श्वास नली होती है, एयरवे होता है, उसको क्या करना है, क्लीन करना है सबसे पहले। नेक्स्ट, ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग, श्वसन, आपको चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। ठीक, अगर वो सांस ले रहा है तो ठीक है, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था वहां पर
करनी होती है। ठीक, अब कृत्रिम श्वसन में क्या है, सेफर प्रोसेस, सिल्वेस्टर प्रोसेस और लावर्ड प्रोसेस आती है। मान लीजिए व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देना है, कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करनी है। अब इसके कई कंडीशन होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो सेफर प्रोसेस होता है, इसको कब प्रयोग करते हैं, तो लेइंग बाय स्टोमक, हम रोगी को किसके बल लिटाते हैं, पेट का बल लिटाते हैं। ठीक है, किसके बल लिटाते हैं, पेट के बल, जिसे आप कहते हैं चित। इसे किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं, जब व्यक्ति को पीठ पर कोई एक्सीडेंट हो गया, पीठ पर कोई चोट लग गई हो, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सेफर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। उसको हम पेट के बल लिटाते हैं चित, उसके मुंह को हम दूसरी तरफ करते हैं, श्वास नली को हम साफ करते हैं, यहाँ से हम रिस्पायरेशन देने की ये प्रोसेस जो प्रयोग करते हैं विधि, वो क्या होती है, सेफर प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो सिल्वेस्टर प्रोसेस होता है, इसमें हम रोगी को किस बल लिटाते हैं, तो इसमें हम उसको पीठ के बल, बैक के बल लिटाते हैं, जिसे कहते हैं पट। ठीक, ये किस कंडीशन में होता है, जब उसके फ्रंट में कोई चोट लगी हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बहुत ही फेमस है, लावर्ड प्रोसेस, जिसे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन के नाम से भी जाना जाता है। मुंह से मुंह जब हम श्वसन देते हैं रोगी को, तो उसे लावर्ड प्रोसेस या फिर माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सेफर प्रोसेस में रोगी को किसके बल लिटाया जाता है, तो उसे पेट के बल लिटाया जाता है। सिल्वेस्टर में पीठ के बल लिटाते हैं और लावर्ड प्रोसेस में हम माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया एयरवे, श्वास नली आपने क्लीन कर ली। बी ब्रीथिंग, श्वसन आपने चेक कर लिया, श्वास ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो उसे कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करवाई। नेक्स्ट सी फॉर सर्कुलेशन, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, आपको चेक करना है कि उसका जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मतलब उसकी नाड़ी चल रही है या नाड़ी नहीं चल रही, जिसे आप कहते हैं हृदय की धड़कन चल रही है या फिर धड़कन रुक गई है। अगर धड़कन नहीं चल रही है तो यहाँ पर आपको सीपीआर का प्रयोग करना है। सीपीआर का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीआर स्टैंड फॉर, तो सीपीआर मींस कार्डियोपल्मोनरी रिसासिटेशन। क्या होता है सीपीआर का फुल फॉर्म, कार्डियोपल्मोनरी रिसासिटेशन, ये सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा उसके हम ब्लड को सर्कुलेट करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको फर्दर मृत्यु से उसको बचाया जा सके, डेथ से उसको बचाया जा सके। क्योंकि अगर कुछ टाइम तक ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, हृदय की धड़कन रुक गई, तो व्यक्ति की इमीडिएटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें उसको बचाने के लिए सीपीआर का प्रयोग किया जाता है। एक मेडिकल टर्म है, इसको आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सीपीआर, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से सीपीआर दिया जाता है व्यक्ति को। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, द कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उस कंडीशन को कोमा के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, द कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अगर व्यक्ति सही से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है कोमा। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आती है सेफ्टी में होती है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है कि गोल्डन आवर का मतलब क्या है, या गोल्डन आवर का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एन एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना के बाद का जो प्रारंभिक 30 मिनट होता है, प्रारंभिक 30 मिनट होता है, आधे घंटे का टाइम होता है, उसमें किसी भी घायल व्यक्ति रोगी के मृत्यु की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, इसीलिए बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं फर्स्ट एड का, कि जो भी अस्पताल होते हैं मिनिमम आपके 15 से 20 मिनट की दूरी होती है। अगर मान लो बहुत पास में है, कहीं आप सिटी में है तो ट्रैफिक में फंस गए, तो जो फर्स्ट 30 मिनट का टाइम है, देखा गया है सर्वे में कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते रोगियों की मृत्यु हो जाती है। कई बार डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर जाता है। तो जो पहले 30 मिनट का टाइम पीरियड होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर इसको व्यक्ति पार कर गया, रोगी ने पार कर लिया, तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो इसी फर्स्ट 30 मिनट जो गोल्डन आवर होता है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है, उसे फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी। आपको ध्यान में रखना है, किसी भी दुर्घटना के बाद का जो प्रारंभिक 30 मिनट है उसी को गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है
सॉफ्ट स्किल के बारे में कि सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी होती है। सॉफ्ट स्किल बेसिकली आपका बिहेवियर होता है, जहाँ भी आप काम करते हैं अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आपका एटीट्यूड है, वर्क आपका मीन्स काम करने का तरीका क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। जैसे जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक आपकी सोच होनी चाहिए, रवैया होना चाहिए, टीम वर्क, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर टीम वर्क में सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी भी काम को कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है कि आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक, अगर आप खुद में ही टूट जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि बहुत सारा कंपटीशन है, 10 वैकेंसी है, 10,000 लड़के हैं, यहाँ पर हमारा क्या होगा, चलो छोड़ देते हैं, एग्जाम को देने नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचना है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। तो आपका एटीट्यूड है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा आप टीम वर्क में काम करें। नेक्स्ट यहाँ पर लॉयल्टी, जहाँ किसी भी फर्म में आप काम कर रहे हैं तो उसके प्रति आप वफादार हो। जैसे एग्जाम की तैयारी करें तो आप अपने प्रति वफादार हो, जो आपने टाइम टेबल बनाया है एग्जाम के लिए उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं टाइम टेबल हमने बना लिया फिर उसको हम फॉलो नहीं करें तो हम क्या करें, अपने आप से ही धोखा करें, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले खुद के प्रति यहाँ पर लॉयल होना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी वार्तालाप का तरीका है अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं किसके अंतर्गत आती हैं, सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। इसमें से ये सारे टर्म दे दिए जाते हैं, एक कोई अदर टर्म होगा और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है या सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत नहीं आता है, तो वहां पर आपको इन सब में से क्या करना होता है, पिकअप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 5S कंसेप्ट से। आप सभी को पता है 5S कंसेप्ट क्या होता है, जापान का शब्द है। ठीक, कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन हुआ है जापान से ओरिजिन हुआ है। 5S बेसिकली क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है डायरेक्टली। तो इसका जो एम है क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन रेट बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। यहाँ पर जो वेस्ट है, जो व्यय है, ठीक, उसको कम करते हुए और प्रोडक्शन के रेट को, उत्पादकता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, 5S का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। ठीक, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना ही 5S का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है और वेस्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको 5S के इन 5 शब्दों का प्रयोग करना होता है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका घर हो, कारखाना हो, ऑफिस हो, ठीक, जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी आप डेली लाइफ में रिलेट करना चाहें, कहीं भी आप इस 5S कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली ये 5S इसे स्टार्ट होने वाले शब्दों से मिलकर बना होता है। जो यहाँ पर ये सारे शब्द हैं ये जापानी शब्द हैं और ये इनकी क्या है, सिंपल वाली मीनिंग है कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला जो 5S का शब्द है सेरी, सेरी का मतलब होता है शॉर्ट। जैसे आप किसी भी हम इस इंडस्ट्री में काम करें, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कुछ चीज़ें उपयोगी होती हैं, कुछ चीज़ें अनुपयोगी होती हैं, कुछ वहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी पड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेरी शॉर्ट छंटनी करना है। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं, कौन सी चीज़ें अनुपयोगी है। जो चीज़ें अनुपयोगी हो, वेस्ट है, उसको अलग करना है और जो यूजफुल मटेरियल है उसको अलग करना है। सबसे पहला प्रोसेस है सेरी शॉर्ट छंटनी करना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सेशन, क्या है, सेशन, सेशन का मतलब होता है सेट, क्रम निर्धारण, सेट इन ऑर्डर कह सकते हैं। आपने अनुपयोगी चीजों को उपयोगी चीजों से छांट लिया, अलग कर लिया। दूसरा क्या होता है, अब सभी चीजों को हमें उसके क्रम के अनुसार रखना है। मान लीजिए अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक मेडिकल स्टोर का, तो जब कभी भी आप वहां पर देखने जाते हैं, कितना बड़ा से बड़ा मेडिकल स्टोर हो, आप जस्ट दवाई का नाम बताते हैं और वो व्यक्ति वहीं जाके उसी रैक से वो दवा आपको लाके निकाल के देता है। क्यों, क्योंकि उसने वहां पर 5S कंसेप्ट का प्रयोग कर रखा है, चीजों को ऐसे ढंग से सजा कर रखा है, सेट इन ऑर्डर करके रखा है कि वो दवा का नाम देखते उसको याद आ जाता है ये हमने यहाँ पर इस रैक में रखी हुई है। अगर मान लीजिए वो सभी दवाओं को ऐसे ही छोड़ दे, उधर उधर फेंक दे, तो क्या वहां पर उस इतने बड़े मेडिकल स्टोर में आपकी एक दवा ढूंढ पाना संभव है,
नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए आप टेक्निकल में हैं तो मान लीजिए आपने उपयोगी को अनुपयोगी से अलग कर लिया। उपयोगी चीज़ों में आपको सबको क्या करना, अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको रखना। जैसे टूल की बात की जाए तो बहुत सारे वहाँ पर टूल इक्विपमेंट होते हैं, कुछ आपके मार्किंग इक्विपमेंट होंगे, कुछ मेजरिंग होंगे। ठीक, तो सबको क्या करना है, उससे कैटेगरी वाइज अलग अलग रखना है, जिससे जब भी काम लगे तो तुरंत उस चीज़ों को आप पा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो शब्द है वो है सीसो, साइन। जिन भी चीज़ें, जो भी जितनी भी चीज़ें आपके वहाँ पर उपयोगी मौजूद हैं, आपने उसको ऑर्डर में रख लिया है, उसकी आपको क्या करनी है, नियमित सफाई करनी है, स्वच्छता वहाँ पर बनाए रखना है। ठीक, कार्यशाला की सुरक्षा बनाए रखना है, जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उन सबकी सुरक्षा को बनाए रखना है, साफ सुथरा चीज़ों को रखना है। तो ये मतलब होता है सीसो, साइन। नेक्स्ट सिकेट्सो, जिसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज। जो भी चीज़ें हैं आपकी एक स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए, मानक के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे वैसे चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सेटसुके, जिसे कहते हैं सस्टेन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। अगर आप इन चारों को प्रयोग करते हैं तो ये पांचवा अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर अप्लाई हो जाता है। तो इन 5 शब्दों को आपको याद रखना है। सेरी मीन शॉर्ट, छटनी करना, सेशन सेट, क्रम निर्धारण करना, सीसो साइन, स्वच्छता बनाए रखना, सिकेट्सु स्टैंडर्डाइजेशन, मानक के अनुसार रखना, सेटसुके सस्टेन मीन सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन बनाना। ये 5 शब्द हैं, इनका प्रयोग करके आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज सकते हैं, कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, आजकल का जो एडवांस लेवल का एग्जाम है, इसमें आपको कलर कोड पूछा जाता है वेस्ट मटेरियल का। जो अपव्यय पदार्थ होते हैं उसको, सारे प्रकार के अपव्यय पदार्थों को हम एक ही जगह नहीं फेंक सकते, हमको उनको क्या करना होता है, अलग अलग प्रकार के कचरे के डिब्बे में डालना होता है। तो हर एक प्रकार के वेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है, तो वही एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला यहाँ पर जो है पेपर का वेस्ट, कोई कागज का वेस्ट है तो उसके लिए जो वहाँ पर कचरे का डिब्बा होगा, बिन होगा, उसका कलर कोड क्या होना चाहिए, तो ब्लू रंग का होना चाहिए। नीले रंग का जो कचरे का डिब्बा होगा उसमें आप क्या फेंकेंगे, केवल और केवल पेपर का वेस्ट फेंकेंगे, कागज के टुकड़े फेंकेंगे। नेक्स्ट, अगर प्लास्टिक का वेस्ट है, ठीक, प्लास्टिक मटेरियल का कोई वेस्टेज है तो उसको किस प्रकार के बिन में फेंकना है, तो उसके लिए कलर कोड क्या होता है, येलो। पीले रंग का जो बॉक्स होगा उसमें प्लास्टिक मटेरियल को फेंकना है। नेक्स्ट, जो मेटल धातुओं के वेस्ट होते हैं, ठीक, चिप्स वगैरह, उसको किसमें फेंकना है, तो उसको जो रेड कलर का बिन होगा, लाल रंग का कचरे का डिब्बा, उसमें फेंकना है। कोई ग्लास का वेस्ट है उसको किसमें फेंकना है, तो उसको ग्रीन कलर के डिब्बे में फेंकना है। कोई फूड है, खाना अगर आप फेंक रहे हैं तो उसके लिए कलर कोड क्या है, तो ब्लैक रंग के कलर कोड वाले बिन में फेंकना है। अदर कोई इन सभी को छोड़कर कोई और बेस्ट है तो उसके लिए होता है स्काई ब्लू। यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 कलर कोड हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। ब्लू किसके लिए होता है, पेपर वेस्ट के लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए येलो, मेटल के लिए रेड, ग्लास के लिए ग्रीन, फूड के लिए ब्लैक, अदर के लिए स्काई ब्लू। इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आशा करते हैं आप सेफ्टी से कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा, और इससे बाहर सेफ्टी से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में सेफ्टी के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सीरीज को कंटिन्यू किया जाए ना किया जाए ये आपकी, आप लोगों के मीन्स फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों का इस पर रिस्पॉन्स कैसा रहता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फर्दर ये, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।